हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेज में। आज की क्लास के अंदर अपन एनसीईआरटी का जो लास्ट चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का या जैव विविधता संरक्षण का, उसमें अपने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जैव विविधता संरक्षण। नॉर्मली अपन ने पढ़ रखा है जैव विविधता क्या होती है, जैव विविधता के कितने प्रकार होते हैं, वो डिस्कशन अपन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अपन सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की एग्जाम में इस चैप्टर का जो वेटेज रहता है वो 3 नंबर का रहता है, और 3 नंबर के अंदर इस चैप्टर के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस हिसाब के क्वेश्चन अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आज की क्लास के अंदर अपन सिंपल सा टॉपिक ले रहे हैं, चैप्टर के नाम से ही ले रहे हैं, जैव विविधता संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब यहां पे अपन देख रहे हैं कि जैव विविधता मतलब नॉर्मली अपन डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो बायोडाइवर्सिटी वर्ड है एडवर्ड विल्सन नाम के वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है, और जैव विविधता की परिभाषा अपन सिंपल वे में बात करें तो जीवों के अंदर पाए जाने वाली विभिन्नताओं को हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं। ये जैव विविधता 3 प्रकार की देखने को मिलती है। एक होती है अपनी जातीय विविधता, एक होती है अपनी आनुवंशिक विविधता, एक होती है अपनी पारिस्थितिक विविधता। यहाँ पे अपन ये टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं, वो अपना टॉपिक है जैव विविधता संरक्षण, कि जैव विविधता को बचा के कैसे रखना है, किस हिसाब से इसका संरक्षण करेंगे अपन। तो यहाँ पे जैव विविधता के लिए अपन 2 संरक्षण के मेथड देखने वाले हैं। 2 प्रकार से जैव विविधता का अपन संरक्षण देखने वाले हैं, जिसमें एक देखने वाले हैं अपन स्वस्थानीय संरक्षण। जीवों के संरक्षण का पहला मेथड स्वस्थानीय संरक्षण, या इसको हम बोल सकते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन। दूसरा अपना जो मेथड है वो है अपना बहिस्थानीय संरक्षण, जिसको हम बोल सकते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो जैव विविधता का संरक्षण अपन 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरा बहिस्थानीय संरक्षण या इन सिटू कंजर्वेशन या फिर एक्स सिटू कंजर्वेशन। अब अपन देखते हैं कि स्वस्थानीय संरक्षण किस हिसाब से होगा और बहिस्थानीय संरक्षण किस हिसाब से होगा। तो स्वस्थानीय संरक्षण के अंदर क्या होता है, किसी जीव का प्राकृतिक रूप से उसके मूल आवास में संरक्षण किया जाता है। संरक्षण किया जाता है। तो इस प्रकार का संरक्षण स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। इस प्रकार का संरक्षण स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, कोई भी जीव, मतलब हो सकता है कि वो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकता है। तो किसी भी जीव का अपन प्राकृतिक रूप से जहां पे वो है, जिस एरिया के अंदर वो है, उसी एरिया के अंदर उनका संरक्षण किया जाता है। तो ऐसे संरक्षण को हम बोलते हैं स्वस्थानीय। स्व का मतलब स्वयं का, मतलब स्वयं का जो स्थान है, प्राकृतिक रूप से जहां पे वो है, उनको साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करे, मतलब उनको उठा करके दूसरे एरिया के अंदर नहीं ले जा रहे हैं। जिस एरिया के अंदर वो है उसी एरिया के अंदर उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है या संरक्षण किया जाता है। ऐसा संरक्षण अपना कहलाता है स्वस्थानीय संरक्षण। अब ये स्वस्थानीय जो संरक्षण है ये निम्न प्रकार से हो सकता है। स्वस्थानीय संरक्षण निम्न प्रकार से कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे मेथड होंगे जिससे कि स्वस्थानीय संरक्षण होगा। पहला है अपना हॉट स्पॉट। डिटेल से डिस्कशन करेंगे इनके बारे में, जिनको बोलते हैं तप्त स्थल। जैव विविधता तप्त स्थल। दूसरा है अपना राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम बोलते हैं नेशनल पार्क। तीसरा है अपना वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
चौथा संरक्षण का जो मेथड है वो है अपना बायोस्फीयर रिजर्वायर, या इसको बोल सकते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। और पांचवा जो संरक्षण की विधि है सविस्थानीय संरक्षण की, वो है अपनी धार्मिक मान्यताएं, या फिर अपन यूं कहे पवित्र उपवन। सविस्थानीय संरक्षण के अंदर सविस्थानीय संरक्षण को किस प्रकार से अपन ये मान रहे हैं यहाँ पे, पहला लिया है एग्जाम्पल हॉटस्पॉट का जिसको हम बोलते हैं तप्त स्थल, दूसरा है राष्ट्रीय उद्यान जिसको हम बोलते हैं नेशनल पार्क, तीसरा है वन्य जीव अभ्यारण्य, चौथा है बायोस्फीयर रिजर्वायर या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, और पांचवा है धार्मिक मान्यताएं या पवित्र उपवन। अब क्वेश्चन किस हिसाब से आता है बोर्ड के एग्जाम में कि सविस्थानीय संरक्षण से आप क्या समझते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन इस हिसाब से बनेगा तो अपनी ये डेफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी जीव का प्राकृतिक रूप से उसके मूल आवास में संरक्षण किया जाता है तो इस प्रकार का संरक्षण सविस्थानीय संरक्षण कहलाता है। इस प्रकार का संरक्षण सविस्थानीय संरक्षण कहलाता है। फिर सविस्थानीय संरक्षण किस प्रकार से करते हैं, उसके लिए कौन कौन सी विधियां इस्तेमाल करते हैं, तो एग्जाम में बार बार में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा सविस्थानीय संरक्षण का एग्जाम्पल है, निम्न में से कौन सा बहिस्थानीय संरक्षण का एग्जाम्पल है, या सविस्थानीय संरक्षण क्या होता है, इसके कोई दो उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर अपने 5 नाम लिखे हैं, इधर अपन बहुत ज़्यादा नाम लिखने वाले हैं, कम से कम 10-12 नाम लिखने वाले हैं बहिस्थानीय संरक्षण का। तो इनको याद रखने की बजाय आप ये 5 याद कर लोगे तो ऑटोमेटिक अपना आंसर निकल जाएगा, क्योंकि ये फिक्स है 5 के 5। यहाँ पे अपन कितने भी सारे लिख सकते हैं बहिस्थानीय संरक्षण के अंदर। अब अपन बात करते हैं कि अक्सिटू कंजर्वेशन या बहिस्थानीय संरक्षण क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन अपने से पूछे तो अपन यही बोलेंगे, किसी जीव का संरक्षण यदि उसके मूल आवास में ना करके अन्य किसी स्थान पे करे, अन्य किसी स्थान पर करे, तो ऐसा संरक्षण बहिस्थानीय संरक्षण कहलाता है, बहिस्थानीय संरक्षण कहलाता है। अब ये जो बहिस्थानीय संरक्षण है ये भी निम्न प्रकार से करते हैं, किस हिसाब से करते हैं देखते हैं अपन। सबसे पहले वनस्पतिक उद्यान, उसके बाद में जंतु उद्यान, उसके बाद में चिड़ियाघर जिसको हम जू बोलते हैं, उसके बाद में वन्य जीव सफारी पार्क, उसके बाद में हो सकता है कि प्रयोगशालाओं के अंदर उनका संरक्षण कर ले, प्रयोगशालाएं, उत्तक संवर्धन, उत्तक संवर्धन, उसके बाद में निम्न ताप परिरक्षण, उसके बाद में पात्रे निषेचन, फिर जीन बैंक, वीर्य बैंक, युग्मक बैंक, परागकण बैंक, डीएनए बैंक या डीएनए तकनीक आदि।
ये सारे हैं अपने बहिस्थानीय संरक्षण के एग्जाम्पल। तो सिंपल सा अपने से पूछे कि बहिस्थानीय संरक्षण क्या होता है, बहिस्थानीय संरक्षण किस प्रकार करते हैं। तो किसी जीव का संरक्षण यदि उसके मूल आवास में या प्राकृतिक आवास में ना करके अन्य किसी स्थान पे करे तो ऐसा संरक्षण क्या कहलाता है, बहिस्थानीय संरक्षण या अक्स सिटु कंजर्वेशन कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, कौन कौन सी विधियों से इस संरक्षण को कर सकते हैं अपन। पहला है वानस्पतिक उद्यान जिसको हम बोलते हैं बोटनिकल गार्डन। दूसरा है जंतु उद्यान जिसको हम बोलते हैं जूलॉजिकल पार्क। तीसरा है चिड़ियाघर जिसको हम बोलते हैं जू। चौथा है वन्य जीव सफारी पार्क जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। तीसरा है लेबोरेटरी या प्रयोगशालाएं। चौथा है टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन। उसके बाद में है क्रायो प्री-रिजर्वेशन, निम्न ताप परिरक्षण। निम्न ताप परिरक्षण क्या होता है, निम्न ताप परिरक्षण में -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और द्रवित नाइट्रोजन में होने वाला संरक्षण होता है, उसको हम बोलते हैं निम्न ताप परिरक्षण या क्रायो प्री-रिजर्वेशन। उसके बाद में इन विट्रो पात्र निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसमें आता है अपना जीन बैंक, वीर्य बैंक, युग्मक बैंक, परागकण बैंक या डीएनए तकनीक आदि आते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल है अपने बहिस्थानीय संरक्षण के, ये एग्जाम्पल है अपने स्वस्थानीय संरक्षण के। अब नॉर्मली इनकी बात करते हैं अपन तो हॉट स्पॉट होते हैं, ये विश्व के अंदर टोटल 34 है। मैं आगे इनको सेपरेट तरीके से पढ़ाऊंगा। और भारत के अंदर अपने 3 हॉट स्पॉट है। राष्ट्रीय उद्यान की अपन बात करें तो भारत के अंदर टोटल 90 राष्ट्रीय उद्यान है। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो वन्य जीव अभ्यारण्य अपने भारत में 448 है। और बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो भारत के अंदर ये है 14। ठीक है, अब अपन इनके आगे और इन एग्जाम्पल में से, नॉर्मली तो यही एग्जाम्पल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, लेकिन इन एग्जाम्पल में से भी बड़े लेवल के ऊपर क्वेश्चन कौन सा बनेगा, तो एक तो बनने वाला है अपना हॉट स्पॉट का और एक बनता है यहां से बायोस्फीयर रिजर्व में से। तो इन दोनों टॉपिक को अपन अलग तरीके से पढ़ेंगे यहां पे सेपरेट तरीके से। अब अपन बात करेंगे हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट या इन्हीं को बोलते हैं अपन तप्त स्थल, जो कि अपन स्वस्थानीय संरक्षण के अंदर इसको देखते हैं। अब अपन बात करेंगे कि ये हॉट स्पॉट होते क्या है और विश्व में ये टोटल कितने हैं और भारत के अंदर कौन से होते हैं। तो हॉट स्पॉट क्या होता है, ऐसा क्षेत्र, इसकी सिंपल सी परिभाषा बना रहे हैं, ऐसा क्षेत्र जिसमें जैव विविधता प्रचुर मात्रा में मिलती हो, प्रचुर मात्रा में मिलती हो। तो ऐसे क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल कहलाते हैं या हॉट स्पॉट कहलाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में उच्च स्थानिक प्रजातियां या एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती है। अब यहां पे एक क्वेश्चन बना है अपना, सबसे पहले हॉट स्पॉट होता क्या है, ऐसा क्षेत्र जिसमें जैव विविधता प्रचुर मात्रा में मिलती हो, तो ऐसे क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल कहलाते हैं। जहां की बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा होती है उस वाले एरिया को हम बोलते हैं बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट। और ऐसे क्षेत्रों में उच्च स्थानिक प्रजातियां या एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती है। अब ये उच्च स्थानिक प्रजातियां या एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है, मतलब ये जो प्रजातियां होती है वो इसी क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती है, बाकी किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं मिलती है। तो ऐसी स्पीसीज को या ऐसी प्रजातियों को हम उच्च स्थानिक प्रजातियां या फिर एंडेमिक स्पीसीज बोलती है। उसके बाद में ऐसे क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के उभयचर
विभिन्न प्रकार के उभयचर सरीसृप तितलियां व विभिन्न प्रकार के पुष्पीय पादप देखने को मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के पुष्पीय पादप देखने को मिलते हैं। तो हॉटस्पॉट वाले एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी स्पीशीज देखने को मिलती है? उसमें उभयचरों की, सरीसृपों की, तितलियों की और विभिन्न प्रकार के पुष्पीय पादपों की स्पीशीज देखने को मिलती है। अब टोटल क्षेत्रफल है अपना, संपूर्ण विश्व का जो टोटल क्षेत्रफल है उसमें 2% क्षेत्रफल के अंदर कौन है? हॉटस्पॉट है। 2% क्षेत्रफल में हॉटस्पॉट है। लेकिन संपूर्ण विश्व की जैव विविधता के अंदर 30% जैव विविधता ये वाले क्षेत्र दिखाते हैं। पूरी जैव विविधता में से 30% जैव विविधता किस में देखने को मिलती है? हॉटस्पॉट वाले एरिया के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद में बात करें कि विश्व के अंदर कुल कितने हॉटस्पॉट है, तो एक साइंटिस्ट है नॉर्मन मेयर नाम के। नॉर्मन मेयर के अनुसार संपूर्ण विश्व में कुल 34 हॉटस्पॉट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है कि विश्व में टोटल हॉटस्पॉट कितने होते हैं, उनकी संख्या है 34, जिसमें से 3 भारत में स्थित है। इनमें से 3 भारत में स्थित है। जो निम्न है। भारत में मिलने वाले हॉटस्पॉट कौन से हैं? पहला लिख के अपन हिमालय, दूसरा है अपना पश्चिम घाट और तीसरा है अपना इंडो बर्मा और श्रीलंका। 2024 के अंदर ही एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से हॉटस्पॉट कौन सा है। भारत में मिलने वाला नहीं पूछा था, ऐसे ही पूछ लिया था कि निम्न में से हॉटस्पॉट कौन सा है, और एक ऑप्शन के अंदर मिल गया था अपने को हिमालय। तो या तो आपसे अलग से पूछ सकता है कि टोटल हॉटस्पॉट विश्व के अंदर कितने हैं, तो अपन आंसर देंगे 34। भारत में कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? हिमालय, पश्चिम घाट और इंडो बर्मा या श्रीलंका। ये 3 भारत के अंदर हॉटस्पॉट पाए जा रहे हैं। तो जैव विविधता तप्त स्थल होते क्या है? जैव विविधता तप्त स्थलों में कौन सी प्रजातियां रहती है और जैव विविधता तप्त स्थल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में है और कितनी बायोडायवर्सिटी शो करता है, ये बात अपन ने यहां पे कर ली है। बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जो कि भारत में टोटल कितने हैं? 14 है। अब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते क्या है? ऐसे बड़े क्षेत्र जिसमें जीवों को प्राकृतिक रूप से संरक्षण प्रदान किया जाता है। प्राकृतिक रूप से संरक्षण प्रदान किया जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है। बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है। अब अपन ने जो भी देखे है कि नेशनल पार्क होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं, हॉट स्पॉट होते हैं। अब ये जो एरिया होते हैं जहां पे जीवों का संरक्षण किया जाता है, उसके लिए कुछ सीमाएं बनाई गई है, कुछ एरिया बनाया गया है। उस एरिया को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। जैसे कि एक डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी ने कि उनकी जो सीमाएं हैं वो किस हिसाब से है, कितने क्षेत्रों में उनको विभाजित कर रखा है। तो ऐसे 3 क्षेत्र बना रखे हैं जीवों के संरक्षण के लिए।
जिसमें जो सबसे सेंटर के अंदर है उसको तो हम बोलते हैं कोर क्षेत्र। उसके ऊपर रहता है जिसको हम बोलते हैं बफर क्षेत्र, और सबसे ऊपरी ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं कुशल योजना क्षेत्र। कुशल योजना क्षेत्र। अब इस पूरे के पूरे जहां पे जीवों को संरक्षण मिलता है, इस पूरे क्षेत्र को कवर कर रखा है। इसमें जो मनुष्य रहता है वो इस कुशल योजना क्षेत्र वाले में रहता है। मनुष्य इस एरिया के अंदर अपन रहते हैं। अब कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र और कुशल योजना क्षेत्र, इसमें क्या क्या होता है? तो कोर क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे मानव क्रियाकलापों की अनुमति बिल्कुल नहीं होती है। मानव क्रियाकलापों की अनुमति बिल्कुल नहीं होती है। बिल्कुल नहीं होती है। क्वेश्चन क्या बनेगा? वो वाला जोन या वो वाला क्षेत्र कौन सा है जहां पे मानव क्रियाकलापों को बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जाती है, कि कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ ही नहीं होती है। उस एरिया को या उस क्षेत्र को बोलते हैं अपन कोर क्षेत्र। उसके बाद में बफर क्षेत्र के अंदर क्या होता है? मानव क्रियाकलापों की अनुमति कुछ सीमा तक दी जाती है। कुछ सीमा तक दी जाती है, मतलब नॉर्मल दी जाती है। पूरा ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ही रोक लगा रखी है। कुछ सीमा तक मानव क्रियाकलापों की अनुमति दी जाती है। फिर कुशल योजना क्षेत्र के अंदर मानव अपने लाभकारी क्रियाकलाप कर सकता है, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो ये तीन क्षेत्र देखिए अपन ने। कोर क्षेत्र जहां पे ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। बफर क्षेत्र जिसके अंदर कुछ लिमिट तक के ह्यूमन की एक्टिविटी अलाउ होती है। कुशल योजना क्षेत्र के अंदर मनुष्य अपने फायदे के लिए जितना काम कर सकता है वो तो कर सकता है, वो अलाउ है, लेकिन इकोसिस्टम को नुकसान ना हो ऐसा काम वो नहीं करना चाहिए। कि इकोसिस्टम ऐसा काम करे कि इकोसिस्टम को नुकसान हो तो वो अलाउ नहीं होता है। तो ये बात होगी यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व की। उसके बाद में कुछ संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है? तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए 2 पृथ्वी सम्मेलन हुए हैं। पृथ्वी सम्मेलन, या जिनको हम बोलते हैं अर्थ समिट। अब इसका सिंपल तरीके से अपन देखेंगे। ये जो पृथ्वी सम्मेलन हुए हैं जैव विविधता के संरक्षण के लिए, भाई अपने से पूछ ले पृथ्वी सम्मेलन क्यों हुआ है? तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए पृथ्वी सम्मेलनों का आयोजन किया गया है। अब 2 पृथ्वी सम्मेलन हुए हैं, प्रथम और द्वितीय। तो अपने को यह देखना है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ है और कहां पे हुआ है, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ है और कहां पे हुआ है। तो अपन डायरेक्ट मुद्दे की बात करेंगे कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट कब हुआ? 1992 में। कहां हुआ? वो हुआ ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में। उसके बाद में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 2002 में हुआ। कहां पर हुआ? तो हम आंसर देंगे अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में। अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में। और ये वाला जो टॉपिक है अपने
पृथ्वी सम्मेलन वाला, ये 2023 और 2024 लगातार ये पूछा जा रहा है। पहले के एग्जाम में भी पूछा गया है, नीट के एग्जाम में भी बार बार पूछा जा रहा है। और है ये सिंपल सा क्वेश्चन कि दो पृथ्वी सम्मेलन हुए हैं, पहला और दूसरा। पहला कब हुआ? 1992 में। दूसरा कब हुआ? 2002 में। 1992 वाला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ वो कौन से कंट्री में हुआ है? ब्राजील के अंदर। कौन से शहर में? रियो डी जेनेरो में। 2002 के अंदर जो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन या विश्व शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है वो कहां पे हुआ है? अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में हुआ है। तो क्वेश्चन किसी हिसाब से घुमा के पूछ लेगा कि अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में जो पृथ्वी सम्मेलन या विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया वो कब हुआ है? 2002 में हुआ है। 2002 में जो विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया वो कहां पे हुआ है? अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में हुआ है। या फिर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहां पर आयोजित किया गया? ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो के अंदर। या ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ वो कब हुआ? तो 1992 के अंदर हुआ है। उसके बाद में बायोडायवर्सिटी से कुछ सिंपल छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी की अपन बात करें तो सबसे ज्यादा जातीय विविधता कहां की है? सबसे ज्यादा जातीय विविधता कहां की है? तो अपन आंसर करेंगे यहां पे अमेजन रेन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट या वर्षा वन, अमेजन वर्षा वन, जिसको हम जानते हैं पृथ्वी के फेफड़ों के नाम से, पृथ्वी के फेफड़े। यहां पे सबसे ज्यादा जातीय विविधता देखने को मिलती है। उसके बाद में एक क्वेश्चन इसी तरीके का और बनता है, सबसे ज्यादा जैव विविधता, सबसे ज्यादा जैव विविधता किस देश की है? यदि देश की बात कर रहा है, किस देश की है? तो अपन आंसर करेंगे यहां पे ब्राजील। फिर इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी पर या प्रकृति में, पृथ्वी पर अधिक जातीय समृद्ध समूह कौन सा है या समूह किसका है? मतलब सबसे ज्यादा जैव विविधता कौन से जीवों की है, ऐसी बात करें तो अपन आंसर करेंगे कीटों की, कीटों की, जिसको हम इंसेक्ट भी बोलते हैं। और ये आता है अपना आर्थ्रोपोडा संघ के अंदर। इसके अंदर सबसे ज्यादा विविधता, जैव विविधता देखने को मिलती है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में सर्वाधिक आनुवांशिक विविधता, भारत में सर्वाधिक आनुवांशिक विविधता कौन सी फसल की है? कौन सी फसल की है? तो इसका आंसर अपन करेंगे राइस या चावल, जिसको अपन बोल सकते हैं धान की। लगभग 50,000 से भी अधिक किस्में होती है चावल की। तो ये अपने जैव विविधता संरक्षण में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे इस डायग्राम में से क्वेश्चन बनेगा तो जो मैंने साइड में लिखा है कि ऐसा बायोस्फीयर का कौन सा क्षेत्र है जिसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटी या मानव क्रियाकलापों को बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जाती है, तो आंसर करेंगे अपन कोर क्षेत्र। या ऐसा कौन सा क्षेत्र है या ऐसा कौन सा जोन है जिसके अंदर मानव क्रियाकलापों की जो अनुमति है वो कुछ सीमा तक, मतलब सीमित अनुमति दी जाती है, वो कौन सा? अपना बफर क्षेत्र। ऐसा कौन सा है जिसके अंदर बिल्कुल से पूरे तरीके से ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ है लेकिन सिर्फ और सिर्फ इकोसिस्टम को वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, वो वाला है अपना कुशल योजना क्षेत्र। उसके बाद में पृथ्वी सम्मेलन की बात करें तो 2 पृथ्वी सम्मेलन अपने, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में। सबसे ज्यादा जो जातीय विविधता देखने को मिलती है वो अमेजन
वर्षावनों की देखने को मिलती है, जिनको हम पृथ्वी के फेफड़ों के नाम से जानते हैं। सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला देश है उसका नाम वो ब्राज़ील है। और पृथ्वी पर अधिक जातीय समर्थ समूह किसका होता है? कीटों का होता है, कीड़े मकोड़ों का होता है, इंसेक्ट का होता है, जो कि आर्थ्रोपोडा में आता है। और सबसे ज़्यादा जो आनुवांशिक विविधता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, वो किस में देखने को मिलती है? धान या चावल की, जिसकी 50,000 से भी अधिक इसमें भारत के अंदर विद्यमान है। और चावल के बाद में बात करें तो 10,000 से भी अधिक आम की किस्में होती है, उसकी आनुवांशिक विविधता ज़्यादा होती है। पहले नंबर पे चावल, दूसरे नंबर पे आम। तो ये अपने सिंपल तरीके से पढ़ा है अपना जैव विविधता संरक्षण या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। थैंक यू सो मच।